सर, मैं जानता हूँ कि ये बिहार का क्या गौरवशाली इतिहास है और भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास में बिहार का क्या योगदान है। तो उसके नाते इस दायित्व का महत्व मेरे ऊपर उसका जो असर है, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं यहाँ की जो गौरवशाली परंपराएं हैं, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसके अनुरूप यहाँ पर अपने दायित्व का निर्वाह कर सकूं। धन्यवाद। बिहार के नए गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पटना उतर चुके हैं। केरल से उड़ान भरकर सीधे पटना पहुंचे हैं। इनकी नियुक्ति को लेकर भी काफ़ी चर्चा है, और चर्चा वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले दिखाते हैं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए गवर्नर का स्वागत किया गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विधानसभा के स्पीकर नंदकिशोर यादव, बिहार सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, श्रवण कुमार, विजय चौधरी और मंगल पांडे, विजेंद्र यादव और तमाम जो हैं लगभग जितने भी मंत्री हैं, जेडीयू के हों या बीजेपी के हों, सब ने स्वागत किया। बिहार के डीजीपी, पटना के डीएम सब मौजूद रहे और सब ने आरिफ मोहम्मद खान का स्वागत किया है। तारीख 24 दिसंबर 2024 रात के करीब केरल के राज्यपाल के तौर पर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद आरिफ मोहम्मद खान को गृह मंत्रालय के सिफारिश पर राष्ट्रपति ने बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। 9 बजे थे तभी एक खबर आई कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 5 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का राज्यपाल बनाया गया, जबकि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। आरिफ मोहम्मद खान का नाम जितना बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लिए हैरान करने वाला था, उतना ही प्रदेश की सत्ता पर करीब 2 दशक से काबिज जनता दल यूनाइटेड के लिए भी था, क्योंकि अगले साल की आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अचानक से बिहार के गवर्नर के बदलने की आखिर क्या जरूरत आन पड़ी, और क्यों केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार में 26 साल बाद मुस्लिम समाज से आने वाले व्यक्ति को ही राज्यपाल बनाकर भेजा है। ऐसे में हम आपको इस तरीके से राज्यपाल के बदलने की अंदर की कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आखिर कौन है आरिफ मोहम्मद खान, जिनकी नियुक्ति को लेकर सभी हैरान हैं। आरिफ मोहम्मद खान का जन्म 18 नवंबर 1951 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स और लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। आरिफ मोहम्मद खान की राजनीति में एंट्री 1972-73 के दौरान विश्वविद्यालय के महासचिव और 1973-74 के दौरान अध्यक्ष के रूप में हुई। इसके बाद 1977 में वह बुलंदशहर के सियाना विधानसभा सीट से पहली बार विधायकी का चुनाव जीते और यूपी सरकार में मंत्री बन गए। इसके बाद उनके सियासत का सितारा कभी फीका नहीं हुआ और वह 4 बार 1980, 1984, 1989 और 1998 में लोकसभा सांसद बने। इसी दौरान वह 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे। पहली बार राजीव गांधी की कैबिनेट में वह कानूनी राज्य मंत्री तथा दूसरी बार वीपी सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए चुनाव में कानपुर से लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर खान राजीव गांधी की कैबिनेट में कानून राज्य मंत्री के रूप में शामिल हुए। इसी दौरान उनकी शाह बानो केस को लेकर केंद्र सरकार से ठन गई और उन्होंने राजीव गांधी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद आरिफ मोहम्मद खान की वापसी 1989 में वीपी सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर हुई। बता दें कि इस सरकार में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंत्री बने थे, यानी दोनों एक साथ सरकार में मंत्री थे। इसके बाद वह 1998 में आखिरी बार सांसद बने। हालांकि इसके बाद वह धीरे धीरे नेपथ्य में चले गए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस बसपा से होते हुए 2004 में भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन यहां भी वह ज्यादा दिन नहीं टिके और 3 साल बाद ही भाजपा से अलग भी हो गए। इसी दौरान वह सक्रिय राजनीति से तो दूर रहे, लेकिन समय समय पर मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों पर खुलकर बोलते रहे, जिसका फायदा उन्हें आगे चलकर मिला। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले खान को बिहार का राज्यपाल बनाने के पीछे भाजपा की सधी हुई रणनीति है। जानकार मानते हैं कि इससे भाजपा की प्रोग्रेसिव राजनीति को फायदा होगा। मुस्लिम तबके में एग्रेसिव वोटिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। भाजपा को लगता है कि खान मुस्लिम समाज के एक प्रगतिशील चेहरा हैं और उनके बयान पार्टी की राजनीति के फेवर में जाता है।
आरिफ को बिहार भेजकर बीजेपी संदेश देना चाहती है कि वह राष्ट्रवादी और प्रगतिशील मुस्लिम चेहरों को आगे बढ़ाने की पक्षधर है। हालांकि आरिफ से पहले भी बिहार में 5 मुस्लिम राज्यपाल रह चुके हैं। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार लाने के पीछे सबसे पहला कारण लोग यह बता रहे हैं कि बीजेपी खान को राज्यपाल बनाकर प्रदेश के करीब 17% मुसलमानों पर डोरे डाल रही है। पर यह तर्क बहुत ही सतही है, क्योंकि देश के मुसलमान आरिफ मोहम्मद खान को प्रगतिशील मुस्लिम मानते हैं जो बीजेपी का समर्थक है। ऐसी दशा में कौन मुस्लिम आरिफ मोहम्मद खान के चलते बीजेपी को वोट देगा, यह कह पाना फिलहाल संभव नहीं है। वहीं बीजेपी भी प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोगों को यह संदेश देना चाहती है कि वह मुस्लिम विरोधी नहीं है। वह पढ़े लिखे और राष्ट्रवादी मुसलमानों का न सिर्फ सम्मान करती है बल्कि उन्हें अहम जिम्मेदारियां भी सौंपती है। खान की नियुक्ति से वह आरजेडी के कोर वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश करेगी। 2025 के विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा आश्वस्त तो नहीं होगी, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि बिहार में चुनाव बाद गठबंधन के दल इधर उधर हो सकते हैं। इन सबके बीच राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके लिए एक ऐसे विशेषज्ञ राज्यपाल की जरूरत थी जिसे संविधान और बिहार की राजनीति की समझ हो। इन सब मामलों में आर्लेकर के मुकाबले आरिफ मोहम्मद खान कहीं बेहतर हैं। आरिफ मोहम्मद खान बुजुर्ग हैं पर इतने एक्टिव हैं जितना युवा लोग भी नहीं हैं। उन्हें संविधान को अपने अनुसार व्याख्या करने की भी योग्यता है, जो मुश्किल समय में बीजेपी के काम आ सकती है। केंद्र की बीजेपी सरकार की यह भी मंशा हो सकती है कि प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की मनमानी को रोकने के लिए कोई खुर्राट आदमी चाहिए। इस काम में आरिफ मोहम्मद खान पारंगत हैं। केरल में रहते हुए पीआर विजयन की नाक में कई बार उन्होंने दम कर रखा था। बीजेपी अब उन्हें बिहार में इस्तेमाल करना चाहेगी। देखना दिलचस्प होगा। अब तो आरिफ मोहम्मद खान पटना पहुंच चुके हैं, अब उसके बाद राजभवन उन्हें सौंप दिया जाएगा। उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्या खेल होता है बिहार में, और क्या आरिफ मोहम्मद खान के आने से बिहार में पार्टियों के समीकरण बदल जाएंगे। बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। पटना से आलोक की ये रिपोर्ट है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।